दलों के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर इस वक्त दोनों ही पार्टियों के अंदर नजर आ रहा है। तभी इस तरह से बाड़ेबंदी की जा रही है कांग्रेस के विधायकों की, और बीजेपी भी अपने विधायकों को एकजुट करने की पूरी कोशिश में लगी है। चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि करके मेहमानों से पहले आपका परिचय करवाते हैं। शंकर धूपड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। शंकर जी बहुत स्वागत आपका कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। राय सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी बहुत स्वागत आपका। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। ओंकार सिंह जी बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। गुरमीत जी आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले गुरमीत जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। ये जो संख्या बल की हम बात कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि संख्या बल तो है हमारे पास, 31 विधायकों को वो फिर भी लेकर गए हैं बाड़ेबंदी के लिए, कुफरी में शिफ्ट किया गया है। क्यों इसकी जरूरत पड़ गई, और आपको क्या लगता है, आप किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं कि वाकई कांग्रेस को इसकी जरूरत है, संगठन की कोई कमजोरी है, या कांग्रेस को कम भरोसा है अपने विधायकों पे? देखिए, मुख्य बात यह है कि हम सब अपने अतीत से सीखते हैं। हम्म। और हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव का इतिहास है वो कांग्रेस के लिए कोई बहुत सुखद नहीं रहा। और एक नहीं वरन दो अवसरों पर कांग्रेस गच्चा खा चुकी है, और कांग्रेस के नेताओं को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है संख्या बल होते हुए। हम्म। इस बार भी उनके पास संख्या बल है, क्योंकि आप जानती ही हैं कि 31 विधायक चाहिए एक सीट निकालने के लिए, और उनके पास 37 विधायक हैं। तो उनके पास एक कंफर्टेबल तरीके से, अच्छा बीजेपी को तो फिर भी इस चीज का प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षण क्या देना था, इस चीज को मार्किंग करनी थी कि भाई आप लोग ये 31 लोग इस व्यक्ति को वोट दें और बाकी जो है वो दूसरे व्यक्ति को। तो वो पूरा तरह से एक तरह से उन्हें डिमार्केट करना पड़ेगा कल के चुनाव के लिए। हम्म। और शायद जिलावार या उन्होंने इस तरह से कुछ तय किया होगा, क्योंकि फालतू जो वोट हैं 17 वोट जो उनके हैं 31 के बाद, वो निश्चित ही अभी आपने देखा ही आपकी पैकेज में भी कि वो उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं के उम्मीदवार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, भाई जी। उपाध्यक्ष भी हैं। और जिन 3 विधायकों ने उनको खड़ा किया है वो भी भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए केवल ये, क्योंकि अब आपने भी देखा जब वो दावा करते हैं तो वो संजय भाटिया जी का जोर शोर से करते हैं, और उसमें वो कह देते हैं कि हाँ वो भी जीत जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था आपके पैकेज में जो कुछ बीजेपी के नेता अनाउंस कर रहे थे, हम्म। क्योंकि निश्चित ही उसको लेकर वो आश्वस्त नहीं है। उनके पास संख्या बल नहीं है अनलेस वो कांग्रेस को नहीं तोड़ते, कांग्रेस के विधायकों को नहीं तोड़ते। अकेले आईएनएलडी के 2 वोट आने से भी काम नहीं चलेगा, तो क्योंकि वो जो वोट हैं वो और ज्यादा चाहिए। तो 22 हो जाएंगे अगर आईएनएलडी और इंडिपेंडेंट और बीजेपी के आप मिला लें तो भी। हम्म। तो इसलिए जो ये चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सीट पे उम्मीदवार इनडायरेक्टली लाके कांग्रेस पे दबाव तो डाला ही है, इसी वजह से वो वहां गए हैं। अब वहां पर भी मौसम आज जो है वो देख रही हैं आपकी, सियासी तापमान तो चाहे गर्म हो, लेकिन आज इधर मौसम दोबारा से चेंज हुआ है और सुबह से मौसम बदला हुआ है, बूंदाबांदी हम्म। लगी हुई है। तो कुफरी में तो वैसे भी थोड़ी सी ज्यादा ठंड होती है, जो शिमला से आगे है कुफरी, आप जानती हैं। तो वो लोग अब कब आएंगे, आज रात को आएंगे, कल सुबह आएंगे। कल उनका मुख्यमंत्री जी के साथ, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी डिनर वगैरह वो हो गया, क्योंकि मंडी में शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आना था। तो मुख्यमंत्री जी को मौसम का वो था तो वो निकल गए, तो कुछ लोग कह रहे थे शायद आज उनसे मुलाकात होगी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि आज के जमाने में अगर हम ये सोचे कि छुपा के या मोबाइल लेके या संवाद को डायरेक्ट ओपन में, ये ओपन में तो वैसे भी ये बातें होती नहीं, तो वो अगर किसी ने कोई मन बना रखा है तो वो खेला हो जाएगा। अगर नहीं बना रखा है तो निश्चित ही संख्या बल जो है वो यही बता रहा है कि एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जाएगा और एक कांग्रेस का जाएगा। हिमाचल में आप जानती हैं पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो है वो हरा दिया था अभिषेक मनु सिंघवी को। अब जाके वो कहीं से शायद राज्यसभा में उनको लिया है किसी और राज्य से कांग्रेस ने। तो ठीक है। तब भी हम्म। कांग्रेस के विधायक तोड़ दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। तो जब अगर बिल्कुल, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस नहीं चाह रही है कि वो टूट फूट का एक बार फिर से हिस्सा बने, क्योंकि अब इस बार अगर देखा जाए गुरमीत जी, तो फिर ये जो साख की लड़ाई है ये कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के लिए है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कांग्रेस जीतती है तो पूरा क्रेडिट उनके पास जाएगा, और अगर कांग्रेस हारती है तो भी इस पूरे हार का ठीकरा उन पर ही फूटने वाला है। मैं आऊंगी आपके पास राय सिंह जी, सर आपसे समझूंगी, ये जो डर है, ये डर इस वजह से है कि पिछला जो 2 चुनाव है बहुत कम मार्जिन से हमने देखा कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो हारा है, चाहे हम अजय माकन जी की बात कर ले या फिर आपके अन्य प्रत्याशियों की हम बात कर ले। यही वो डर है जो सभी विधायकों को कुफरी तक लेकर चला गया है? देखिए, मैंने आपकी अभी संवाद प्रक्रिया से शुरू होने से पहले हम्म। तमाम वक्तव्य विभिन्न नेताओं के सुने।
हमारी नेता आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने साफ किया है कि हम चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमारे पास संख्या बल है और विश्वसनीय विधायक इस बात को समझते हैं कि लड़ाई जो है वो एक सामंतवादी पार्टी से है जो धन बल के आधार पर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अब देखिए कि दो प्रत्याशी हैं, दोनों के दोनों भाजपा के। अभी प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया, कोई उसकी जानकारी, कोई मीडिया में कोई उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, अब ये भाजपा ने तय करना है कि कौन से उम्मीदवार को जिताना है, कौन से के लिए काम करने का विषय है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि क्या प्रशिक्षण जरूरी है, अब आप डर की बात कह रहे हैं। डर नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के सम्मानित विधायक और कार्यकर्ता कभी भी अत्याचारी अहंकारी शासन से डरने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि उन्हें समाज में किस प्रकार से आगे बढ़कर लोगों की, जनता के हितों की रक्षा करनी। हमारे सम्मानित विधायकों को पता है कि आज जो हमारा उम्मीदवार है वो बहुजन समाज से प्रेरणा लेकर माननीय कांशीराम जी, सावित्रीबाई फुले, जितने भी तमाम, बाबा भीमराव अंबेडकर, जो भी समाज सुधार के लोग रहे हैं, समाज के नेता रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर दलित समाज के लिए उन्होंने काम किया है। एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने, ऐसे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है, वो समतामूलक समाज की प्रेरक के रूप में आगे बढ़ सकता है। और भाजपा क्या करी है? भाजपा ने षड्यंत्रकारी ताकतों के साथ मिलकर अपने धन बल के आधार पर, जब आपको पता है कि आपका संख्या बल केवल एक कैंडिडेट को, उम्मीदवार को जिताने का है, तो दूसरे को खड़ा करने का अभिप्राय है कि आप व्यवस्था को भंग करो। आप अपना जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पूरा लोकतंत्र को हड़पने का, उसको यहाँ पर दोबारा से एक बार फिर हरियाणा की उम्मीदवार के रूप में प्रयोग करो। मैं ये, चलिए, आपने ये कहा कि वो धन बल के हिसाब से हड़पना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, ये आपका ओपिनियन है। चलिए ठीक है, मैं एक बार को अगर इस चीज से एग्री कर भी लूं, तो नहीं, मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। सवाल ले लीजिए। सम्मानित विश्वसनीय डर के कारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रशिक्षण शिविर होता है, जैसे भाजपा ने अपने यहाँ पर 5 स्टार होटल में मनाया सरकार के दम पर, ऐसे ही हमारे जो नए विधायक हैं उनको और जो पुराने विधायक हैं उनका अनुभव लेकर प्रशिक्षण होता है। राय सिंह जी, सर सवाल तो वही है। बीजेपी ने कल प्रशिक्षण दिया, बीजेपी ने कल चंडीगढ़ में ही 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार होटल में दिया, 7 स्टार में दिया, चाहे 3 स्टार में दिया, या सड़क पे खड़ा करके दिया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि प्रशिक्षण फिर कितने दिन का है, कितने घंटों का है, कि कल ही सीधे आपके विधायक पहुंचेंगे विधानसभा? प्रशिक्षण देना था, आप चंडीगढ़ में दे सकते थे, या आपको किसी अन्य राज्य में शिफ्ट करना था, तो 1 दिन 2 दिन बहुत होता है सर। परसों से गए हैं आपके विधायक। देखिए, कल गए हैं, परसों गए हैं, विषय ये नहीं है। विषय है कि चुनाव कल है और विधायक अपनी मर्जी से गए हैं या पार्टी की नीतिगत फैसला है, ये विषय अलग है। जो विधायक गए हैं उन सब ने सामूहिक रूप से कहा कि हम प्रशिक्षणात्मक तरीके से जो हमारी प्रक्रिया है उसको समझने के लिए जाना चाह रहे हैं, वो गए हैं, ये पार्टी ने फैसला लिया है। कुछ विधायक यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने कहा कि हम यहीं पर है, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, कुछ पारिवारिक मजबूरियां हो सकती हैं। तो ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि कल लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाजपा जैसी लूटतंत्र पार्टी का मुकाबला करने के लिए हमारे सम्मानित विधायक कल सदन में पहुंचे। चलिए ठीक है राय सिंह जी। शंकर धूपड़ जी, जवाब दीजिए सर। धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जानबूझ के आपने सतीश नांदल जी को खड़ा किया है कि एक पूरा समीकरण बिगड़ जाए कांग्रेस का। जो एक आंकड़ा है कांग्रेस लेकर चल रही है 31 वोट का, 37 विधायक है, 31 वोट चाहिए जीतने के लिए, पूरा मैंडेट है कांग्रेस के पास, पूरा मैंडेट बीजेपी के पास भी है। राय सिंह जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे अपूर्वा जी। उन्होंने कहा हमारे पास पूरे जो है कैंडिडेट हैं, ये लूटतंत्र है, ये धनबल है, ये सामंतवाद है, ये एक्चुअल में अपनी विशेषताएं बता रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा 1969 की पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट थे नीलेश संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी ने जो है अपना अधिकृत की बात करो, आप अपना नेहरू जी की बात छोड़िए। अरे रुक जाइए, राज्यसभा चुनाव की बात अभी तो बोलना शुरू किया है उन्होंने 2 वर्षों से। राय सिंह जी अभी तो बोलना शुरू किया है सर, रुक जाइए सर, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। इतनी हड़बड़ी क्यों है, रुक जाइए, सुन लीजिए जी। और अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए कहा और उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को आह्वान किया। ये अत्याचारी बता रहे थे, सबको मालूम है कि अत्याचार इस देश पर किस किस ने किया। ये अहंकारी बता रहे थे,
वो हेमंता विश्व शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया था कितना अहंकारी है, कुत्ते के बिस्कुट खिला रहा था। और दलित समाज का इन्होंने बताया कि दलित समाज के बहुत अच्छे नेता है। दलित समाज के 14 मार्च 1998 को सीताराम जी केसरी के साथ में क्या किया था, युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनकी धोती खोलने तक का काम किया था, उनको टॉयलेट में बंद कर दिया गया। किस मुंह से बात कर रहे हैं? इनका घिनौना चेहरा देखने को मिला था 24 अकबर रोड पर। लेकिन शंकर धूपर जी, मैंडेट तो है ना कांग्रेस के पास, ये जो चीजें हैं, 31 वोट का जो आंकड़ा है वो तो है कांग्रेस के पास। इन्होंने जो है दलित समाज के लिए बात की, तो कुमारी शैलजा के साथ में इन्होंने क्या किया, अशोक तंवर के साथ में क्या किया, व्यवस्था को भंग करने की बात कर। अब जो इन्होंने कहा हम डरे हुए नहीं, ये पहले बार बार कहते रहे, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पहले भी इन्होंने, असल में तो 2022 में जो अजय माकन की जो हार है वो, और उसके बाद में निर्दलीय कार्तिकेय जी जीते, सुभाष चंद्रा जी जीते, इनको उसी प्रकार की हार का खतरा नजर आ रहा है। और जहां तक बात है निर्दलीय सतीश नांदल जी की, सतीश नांदल जी भी कई बार बता चुके हैं कि हमारे पास में, मेरे पास में बोला कांग्रेस के 10 विधायक मेरे टच में। ये चुनाव का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसमें प्रशिक्षण जो है आवश्यक है। और कल 9 बजे से 4 बजे तक आपने जो है ये बताया, आपने अपनी बाइट्स में भी बताया, तो जो है ये जो 9 से 4 तक जो रहना, ये कहाँ लेके जाए, ये इनका काम है। लेकिन इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, ये भी सबको मालूम है। और अभी जो है बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे, बता रहे थे अपनी बाइट में कि तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जानूं। तो ये जो है अपने विधायकों पर जिनको विश्वास नहीं है वो विधायक, और आपने देखा विधानसभा का सत्र चला, विधानसभा के सत्र में इनके अनेकों विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ाई की, उनकी कार्यशैली की बड़ाई की। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सिंह जी सैनी, सभी विधायकों के, चाहे वो अपोजिशन के विधायक हैं, उनके हलके में भी पूरी तरह से काम करवाते हैं। और इनका, एक मिनट अपूर्वा जी, एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, कि डर में है, ये अनिश्चितता में है, ये परेशान है। और कांग्रेस में जब तब असंतोष की खबरें सुनने में आती है। अभी आप एक बाइट दिखा रहे थे, क्योंकि मेरे जो है टैब में मेरी तस्वीर है, एक जो है अपने गुरमीत सिंह जी की है, तो बाकी मैं देख नहीं पाया, शायद वीरेंद्र सिंह जी थे, कि उन्होंने कहा कि ये किसी गुट से नहीं है। यानी कि मान ये भी रहे कि कांग्रेस गुटों में बटी है, कांग्रेस गुटों में बटी है और कांग्रेस टुकड़ों में बटी है। इसी वजह से कांग्रेस आ रही है, उसका डर बार बार सता रहा है उसको। एक सीट पर तो जैसे बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, और दूसरी सीट भी ठीक है धूपड़ साहब में लौटूंगे आपके पास, जीतने जा रही है। ठीक है धूपड़ साहब में लौटूंगे आपके पास। ओंकार सिंह जी, इनेलो को लेकर तो हमेशा से एक नैरेटिव रहा है या फिर एक माइंडसेट रहा है कि इनेलो किंग मेकर की भूमिका में रही है। 2 विधायक हैं आपके, लेकिन वो 2 विधायक भी बड़े खास हैं सर। हालांकि अभी तक तो इनेलो ने अपना कोई पत्ता खोला नहीं है, अपने किसी प्रत्याशी का जिक्र भी नहीं किया है। कहां स्टैंड है इनेलो का, कहां स्टैंड कर रही है? अपूर्वा जी, आपने जो प्रश्न शुरू में पूछे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न आपने पूछा कि विधानसभा की लड़ाई पहाड़ों में क्यों। देखिए, प्रत्येक पार्टी ये चाहती है कि उसके विधायक कहीं खरीद फरोख्त का शिकार ना हो जाए, क्योंकि पिछले 12 वर्ष से बीजेपी सत्ता में है, और इन 12 वर्षों में जितना राजनीतिक और नैतिक मूल्यों का हनन हुआ है, हरास हुआ है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है, मेरे ख्याल कभी नहीं हुआ। क्योंकि बीजेपी की आज की परिस्थिति क्या है, देखिए, राज्यसभा के लिए विधानसभा की जो नंबर गेम है वो स्पष्ट है। एक राज्यसभा का सदस्य कांग्रेस का और एक राज्यसभा का सदस्य बीजेपी का। अब यहां गेम चेंजर कौन हुआ? बीजेपी ने कोशिश करी कहीं ना कहीं उलझाने के लिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आंकड़ों के अनुसार एक सदस्य कांग्रेस और एक बीजेपी का जाना चाहिए। बीजेपी ने ज्यादा कोशिश की कि एक की जगह 2 ले जाएं। उसने पिछली बार का एक्सपीरियंस, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काउंट करता है, उन्होंने कांग्रेस के विधायक तोड़ लिए थे, और उससे पिछली बार भी उन्होंने 14 वोट कांग्रेस के विधायकों की खराब हो गई थी, हुड्डा साहब ने वोट नहीं डाले थे। इस एक्सपीरियंस को लेके बीजेपी ने सोचा कि शायद इस बार भी गेम बन जाए। अब बनी या नहीं बनी ये तो बीजेपी वाले जानेंगे, या कल शाम को क्लियर हो जाए। लेकिन बीजेपी इसी उम्मीद में है कि हमारी दूसरी गेम बनेगी, लेकिन गेम बनेगी कैसे? आपने कहा क्या? ठीक है ओंकार सिंह जी, बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आप लौटूंगी मैं आपके पास। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। हरियाणा कांग्रेस विधायकों का ठिकाना बदला जा रहा है।
ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कुफरी से कसौली शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस विधायक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। कसौली के होटल में विधायकों के लिए कमरे भी बुक किए गए हैं और आज कसौली में ही रहेंगे कांग्रेस विधायक। तो कुफरी से उनका जो स्थान है वो शिफ्ट किया जा रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है उनका। अब वो कसौली जाएंगे और आज कसौली में ही वो रुकेंगे, वहां पर उनके लिए कमरा भी बुक कर दिया गया है। तो ये ठिकाना बदला जा रहा है कांग्रेस विधायकों का। 2 दिन कुफरी में रुके कांग्रेस विधायक और अब आज जो तीसरी जो रात है वो ये कसौली में बिताने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साहिल रुखाया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, सूत्रों के हवाले से तो ये खबर मिल रही है कि कसौली शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को और फिर कसौली से कल वो डायरेक्ट विधानसभा पहुंचेंगे डायरेक्ट वोट करने के लिए। बिल्कुल अपूर्वा, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ ही घंटों का समय जो है वो बचा है। 16 मार्च यानी कल सुबह जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर 9 बजे मतदान शुरू होगा। तीसरे दिन कांग्रेस अपने 33 में से 31 विधायकों को जो हिमाचल के शिमला से कसौली जो है शिफ्ट कर रही है। जिस तरीके से विधायक जो है वो टेम्पू ट्रेवल पर सवार होकर वहां से निकल चुके हैं। सूत्रों के हवाले ये खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तमाम विधायकों को जो है वो अब कसौली शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सभी विधायकों को अब कसौली शिफ्ट किया जा रहा है। कल सुबह कसौली से चंडीगढ़ रवाना होंगे ये सभी विधायक और फिर सीधे ये विधानसभा पहुंचेंगे जहां वोटिंग होनी है। चलिए फिर से वापस लौटते हैं अपनी चर्चा में और ओंकार सिंह जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, बहुत माफी चाहूंगी उसके लिए। मैं चाहूंगी आप अपनी बात कंप्लीट करें। क्या प्रशिक्षण से क्रॉस वोटिंग की संभावना खत्म हो जाएगी? देखिए, जिसने बिकने का मन बना लिया, अगर किसी ने बना लिया तो क्रॉस वोटिंग होगी। अगर बिकने का मन नहीं बनाया तो क्रॉस वोटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आपने पूछा इनेलो का क्या रुख है। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहले ही क्लियर कर चुकी हैं। उन्होंने 2 बातें क्लियर की थी। पहली बात तो उन्होंने की थी कि जो व्यक्ति हमारी पीठ में छुरा घोंपकर 2019 में हमें धोखा देकर गया था, अगर वो सोचता है कि वो हमारे पुराने साथी होने का लाभ उठाएगा तो ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत कुछ हिंट क्लियर करता है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि आज जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव था तब मेरे से वोट मांग सकते हैं, तो अब क्यों नहीं मांग सकते? देखिए, लोकतंत्र है, हमारी 2 वोट है। मैं मानता हूं हमारे पास सिर्फ 2 हैं। 2 का अगर तो गणित देखा जाए तो एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, हमारी 2 वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती नजर आती है तो हुड्डा साहब को वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबको मालूम है। सब हमें कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं हमने बीजेपी को कभी समर्थन नहीं दिया। बीजेपी ने हमेशा हमारा को समर्थन दिया। 2009 से पहले जब भी हमारी सरकार बनी, बीजेपी हमारे में शामिल हुई, हमें उसने समर्थन दिया, हमने उसे समर्थन नहीं दिया। और 2014 में, 2019 में और 2024 में हमने तो समर्थन नहीं दिया। 2019 में जेजेपी ने समर्थन दिया, इनेलो ने समर्थन नहीं दिया। हमने कभी भी बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। और अब भी एक बात कहते हैं कि हम बीजेपी से दूर हैं। जहां तक आजाद कैंडिडेट की बात है तो आजाद कैंडिडेट तो सिर्फ कहने की बात है तो ये भी बीजेपी का ही कैंडिडेट, क्योंकि बीजेपी की जब 17 अतिरिक्त मत हैं जो वो इसको मिलेंगे। और बीजेपी वाले हमेशा एक बात कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। क्यों? अंतरात्मा सिर्फ कांग्रेस वालों की बोलती है, बीजेपी वालों की मर चुकी है। बीजेपी वालों की अंतरात्मा नहीं है। बीजेपी वाले भी तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर सकते हैं। आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन होना बहुत गलत बात है। सत्ता आज इनकी है, कल हमारी होगी, परसों किसी और की होगी। इस चीज में नहीं देखना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का समाज में ह्रास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लोकतांत्रिक मूल्य ह्रास हो जाएंगे तो मानवता की कीमत 0 हो जाती है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों का हरण करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के विधायक अगर एकजुट रहते हैं तो ये कोशिश नाकाम रहेगी। हमारी 2 वोट से कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस के विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग करते हैं तब हमारी 2 वोट की वैल्यू पड़ती है, वो समय बताएगा। जैसा कि अभी चौटाला जी ने कह दिया, हम 16 तारीख को अपने पत्ते खोले। ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास। गुरमीत जी,
कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रहे हैं इस वक्त हरियाणा में और इस राज्यसभा चुनाव को लेकर? वो बीजेपी है या कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है? जैसा कि अभी ओंकार सिंह जी ने भी कहा कि जो बिकने का मन बना चुका है उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में आजकल कोई नैतिकता वाली बात तो है नहीं। साम दाम दंड भेद जो चार चीजें कहते हैं वो सब चलती हैं। उसमें पैसा भी चलता है, उसमें डर भी चलता है, उसमें प्रलोभन भी चलता है, उसमें पाला बदल भी होते हैं। आपने देखा ही कि चुनाव से पहले राज्यसभा का अभी जिनका कार्यकाल पूरा हुआ, वो चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई किरण चौधरी जी, और उनको टिकट मिली थी राज्यसभा की उस समय, जो वीरेंद्र सिंह जी के कारण शायद खाली हुई थी। तो इस तरह से राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं। तो एक फैक्टर नहीं है। अब हम सारा जो पहले जो कुछ भी हुआ उसका सारा दोष यदि आप किसी एक नेता को दे दें या गुटबाजी पे दे दें, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय हरियाणा कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर माने जाते हैं और हैं, क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और विधायक दल के नेता भी है। बहुत देर से उसकी घोषणा हुई, तो उनकी प्राइमरीली जिम्मेदारी रहेगी कि जो उनके विधायक हैं, क्योंकि वो उनके विधायक दल के नेता हैं, तो जो उनको मिला के जो 37 विधायक हैं उन सभी के वोट कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं। हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन में थोड़ा सा चौंकाया है, कई बड़े नाम चल रहे थे और हैवी वेट नाम चल रहे थे, उसकी तुलना में करमवीर जो है वो नए उम्मीदवार माने जा सकते हैं। और आप जानती ही हैं कि वो कभी चुनाव उस तरह से लड़े नहीं। अम्बाला से उनको टिकट मांगी थी, मुलाना से विधानसभा की, वो भी उनको नहीं मिली थी और अब उनका किस्मत ने या जैसे भी उन्होंने अपनी गोटियां चलाई, उनको टिकट मिली सीधी। तो वो भी चुनौती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उस तरीके से कांग्रेस हाईकमान से कोई बड़ा नेता का, जैसे एक बार अजय माकन आए थे, उस तरह उस श्रेणी में आप उनको नहीं रख सकते जी। अब वो वोट कांग्रेस के इकट्ठे पड़ते हैं, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो निश्चित ही ये सवाल उठेंगे। दूसरी बात ये कि ना सिर्फ गुटबाजी, अब गुटबाजी तो है, कुछ ज्यादातर विधायक जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं। आप जानती हैं कि जब विधायक दल के नेता का चयन होना था चुनाव के बाद, तब भी जब मीटिंग हुई थी उसमें अधिसंख्य विधायक उनके साथ थे। जब मीटिंग होती है तब भी अधिसंख्य विधायक उनके पाले में ही होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो गुटबाजी तो एक मुद्दा है, कांग्रेस को इसी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा जब बिल्कुल गुरमीत जी। और देखिए, भारतीय राज्यसभा चुनाव एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए वो आईना है जो बार बार उसे दिखा रहा है कि यहाँ पर अंक गणित तो आप संभाल लेंगे अपना, आपके पास मैंडेट तो है, लेकिन आप वो अनुशासन कहाँ से लाएंगे? जी, तो अब कांग्रेस ने जहां तक कुफरी से कसौली लाने की बात है, देखिए क्योंकि कल ही वोटिंग है और कुफरी से अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो लगभग आपको 4 घंटे का समय लग जाता है, और कसौली क्योंकि कंपैरेटिवली पास है, वहां से 1.5-2 घंटे में आप आ सकते हैं। तो संभवतः ये भी कारण रहा होगा। और बाकी तो देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पुलिस के पहरे वहरे भी लगे हुए हैं, और वहां जाके कोई संपर्क करेगा वो बड़ा उतना वो नहीं लगता। और आजकल मैंने जैसे बताया कि अगर संपर्क ही करना हो तो फिर तो जहाँ चाह वहां राह तो वो हो ही जाती है। तो और ये सारी चीजें कोई आप कहो कि एक दिन में होता है, ऐसा नहीं। वो तो पहले से ही अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विधायकों से नजदीकी बढ़ा रखी है या सतीश नांदल ने डायरेक्टली उनको कोई बात करनी है, तो वो पहले से तैयारी होती है। एक दिन में नहीं होता कि राज्यसभा की आज घोषणा हुई तो कल उम्मीदवार का चयन हो गया। वो सतीश नांदल ने भी अगर चुनाव लड़ना था तो उनको भी पहले से पता था कि राज्यसभा की सीटें आएंगी, और उन्होंने निश्चित ही मुख्यमंत्री बिल्कुल गुरमीत जी। और अगर सतीश नांदल इस चुनावी मैदान में हैं तो उनको पता होगा, पहले से उनकी एक पूरी तैयारी होगी कि उनके पास कितने वोट होंगे, उनके पास कितना मैंडेट होगा, वो जीत सकते हैं या फिर नहीं जीत सकते हैं। क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो फिर उसके जरिए उनके पास कितना वोट आता है। राय सिंह गुर्जर जी, सवाल सर यही है, अनुशासन को लेकर कांग्रेस अगर इतना भरोसा है अपने विधायकों पर, और आप जैसा कि बार बार कह रहे हैं, आपकी पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो साहब उनको सिर्फ एक प्रशिक्षण के लिए भेजा है, ट्रेनिंग के लिए भेजा है। तो सवाल तो फिर ये उठेगा ना गुर्जर साहब कि ये इतना लंबा कैसा ट्रेनिंग पीरियड है? 3 दिन तक आपके विधायक वहां पर रहेंगे, ये तो साफ तौर पर बाड़ेबंदी है कि आप उनको एक सेफ हाउस में रख रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपके विधायकों में किसी तरह की कोई सेंधमारी हो। अब ये अनुशासन की कमी है, संगठन की कमजोरी है, या भरोसे की कमी है, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए अपूर्वा जी, 2 बातों पर मैं विचार रखूंगा। पहला, भाजपा के मेरे साथी प्रवक्ता ने जो दलितों की बात की है, आरएसएस ने दलित विरोधी व्यवस्था को भाजपा में पूरी तरह लागू किया हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के समय क्या हालात थे, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। अब आप देखिए, अब आप राम मंदिर पर जाएंगे, अब आप आरएसएस पे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये विषय फिर कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा। प्लीज उस विषय पर ना जाए। उस विषय पर ना जाए। देखिए, अनुशासन
या किसी प्रकार का डर या कोई और बात नहीं है। बात है समन्वय की, बात है प्रशिक्षण की, बात है कि किस प्रकार चुनावी प्रक्रिया में विधायकों को हिस्सा लेना है। कुछ हमारे 1 दर्जन से अधिक विधायक नए हैं, कुछ उनके साथ अनुभवी विधायक हैं। तो समन्वय के आधार पर पार्टी का नीतिगत फैसला है कि हमें किस प्रकार से वोट डालना है। और सही व्यवस्था यह है कि उसका प्रशिक्षण कहां लिया जाए, ये पार्टी के नीतिगत फैसले के साथ विधायकों के सुझाव पर भी जुड़ा हुआ है। वो अगर हिमाचल गए और वहां से वापस आ रहे हैं तो ये व्यवस्था का हिस्सा है और इसका तय कल हो जाएगा। मैं अभी आपके चैनल से आने से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान देख रहा था। कितने संवेदनहीन व्यक्ति हैं राजनीति में कि वो कह रहे थे कि मौसम खराब है, क्या वो वापस लौट पाएंगे? अरे जो प्रदेश का 9 वर्ष मुख्यमंत्री रहा हो है, क्या वो अपने भ्रष्टाचारी राज्यसभा के उम्मीदवार भाटिया को जिताने के लिए इस प्रकार की बातें करेंगे? ये शर्मसार लोग नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था है कि इनकी शर्म नहीं आती। ये राजनीति से, संस्कारों से, चिंतन से, व्यवस्था से, मौलिकता से और समाज के प्रति जवाबदेही से भागने वाले लोग हैं। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक गरीब दलित व्यक्ति जो समाज में बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को शिक्षा के माध्यम से राजनीति में आकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोलना चाहता है, उसको घेरने के लिए अपने दूसरे उम्मीदवार को लेकर आए। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे सम्मानित विधायक इनका अहंकार तोड़ेंगे, इनकी सत्ता का जो दल का डर का भय का जो उनका माहौल बनाते हैं। आपको लगता है गुर्जर साहब की इस बार ठीक है, मैंडेट आपके साथ है, चुनावी आंकड़ा जो वो अंक है 31 अंक वो आपके साथ है, लेकिन सबसे जो बड़ा वेपन है वो दलित प्रत्याशी है आपके लिए। सबसे बड़ा वेपन इस बार मुझे लग रहा है आपके लिए दलित प्रत्याशी ही काम कर रहा है। देखिए, इसको आप बार बार फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के एक वंचित वर्ग से व्यक्ति अगर राजनीति में आगे बढ़ता है और कोई राजनीतिक दल उसको आगे ले जाकर इस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करता है, तो सबसे पहले पूरे समाज को, पूरी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और जिस प्रकार इन्होंने के हमारे अनुभवी साथी ने भी कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था को भंग करना केवल बीजेपी चाहती है, केवल रोकना बीजेपी चाहती है। हम सबका उद्देश्य बनता है, जब संख्या बल में आपके पास 31 विधायक होकर एक उम्मीदवार जीत सकता है, तो दूसरे उम्मीदवार की अगर आपने अपने साथी को ये आप इतने यकीन के साथ ही आप कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी ने ही खड़ा किया है? वो तो निर्दलीय हैं, वो सपोर्ट बीजेपी को उनको सपोर्ट मिल सकता है बीजेपी का, लेकिन आपको लगता है कि सतीश नांदल के पास उतना मैंडेट होगा कि वो राज्यसभा जा पाए, या आपको डर है कि आपके कहीं विधायक जो बाकी जो 6 जो विधायक हैं वो कहीं ना छटक जाए? नहीं, देखिए बड़ा साफ आंकड़ा है। अंतरात्मा की आवाज की जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे थे कि विधानसभा में कुछ साथी विधायक जो हैं सैनी साहब की बात का समर्थन करते हैं। अरे 57 विधायकों ने, मेरे पास आंकड़ा है, बजट सेशन में 57 विधायकों ने बीजेपी सरकार की आलोचना की है। हम ये मानते हैं कि 37 के बाद वो कौन लोग हैं जो हमें वोट देंगे। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। शंकर साहब, सतीश नांदल का खड़ा होना, कांग्रेस का जो एक अंक गणित का जो समीकरण है, जो एक पूरा फ्रेमवर्क कांग्रेस लेकर चल रही थी अपने प्रत्याशी के लिए, वो आपने बिगाड़ दिया। ऐसा है, ये कांग्रेसी जो है, जो नेता है, ये बौखलाहट में, इनकी बौखलाहट अभी जो बोल रहे थे तब भी झलक रही। उन्होंने कहा इतना बड़ा दलित चेहरा, हम वो बात नहीं कर रहे जिसके 3 इंक्रीमेंट रोके गए थे रिटायरमेंट से पहले, वो होगा। इन्होंने लेके आए, उन्हें किसी तरह से भ्रष्टाचारी जो नेता है, जो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो अंतरात्मा की आवाज का जो जिक्र है बीजेपी ने नहीं किया। सबसे पहले मैंने जैसा बताया था 1969 में इंदिरा गांधी जी ने किया था। और जिन मुद्दों का बात गुर्जर साहब रुक जाइए, ये फिर बोलने लगे इनको इतिहास में जाने से पहले ज्ञान देना जरूरी है पूर्वा जी। ये कल जो है 5 बजे के बाद में मुझे तो ऐसा लगता है गाना गाएंगे, जिसका डर था बेदर्दी वही बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, कल आपकी मानसिक संतुलन खो चुके होंगे। अरे ठीक है गुर्जर साहब रुक जाइए, का हरास इनको रोकिए मैडम। बोलने का क्या है अपूर्वा जी, लोकतांत्रिक मूल्यों का हरास जितना इन लोगों ने किया है, इनकी सरकारों ने किया है, इनकी सरकारों के समय में जो हुआ है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि और किसी को दिक्कत नहीं है, इनके अपने पदाधिकारियों को दिक्कत। आपने देखा कि जब कांग्रेस ने टिकट दी थी बौद्ध जी को,
तो कांग्रेस के पदाधिकारियों ने त्याग पत्र दिए थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने त्याग पत्र दिया था और वो कहा था कि गलत आदमी को टिकट दे रहा है। ये बार बार जो चीजें जो कह रहे हैं एक्चुअल में इनका जो डर है अंदर वो सता रहा है, इसीलिए जगह बदल रहे हैं। और जगह बदलने से कुछ नहीं होता, आपको अपने विधायकों पर विश्वास होना चाहिए। जो इनको विधायकों पर नहीं है, विधायकों को इन पर नहीं है। दिक्कत यही आ रही है। अब जो दिक्कत है, इनका जो डर है वो कल शाम को सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने जैसा बताया, फिर ये गीत गाएंगे, जिसका डर था बेदर्दी वही बात होगी। ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, ये जो किया गया इन्हीं की सरकारों द्वारा किया गया। व्यवस्थाएं जो है भंग वो इन्होंने की, इनकी सरकारों ने की। और हमेशा से इन्होंने ऐसा ही किया कि कोई जो है दूसरा आदमी इनके आसपास। और एक बात इन्होंने आरएसएस की थी, इन्होंने अपनी जो बैठक बुलाई थी विधायक दल की, उसमें इनके 5 विधायक नहीं आए थे, डर इनको वो भी है कि वो 5 कौन कौन से जो नहीं आए थे इनको आइडेंटिफाई भी हो चुके। और जितना ज्यादा कोई नेता कांग्रेस और आरएसएस को गाली देता है, ये सोचते हैं हाई कमान के नजदीक वो उतना ही पहुंच जाता है। इसीलिए जो है ये सोचते हैं नजदीक जाने के लिए आरएसएस को घसीटो, आरएसएस को कहो, बीजेपी को कहो, जो जितना गालियां देंगे वो उतना हाई कमान के नजदीक रहे। ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है ओंकार सिंह जी, चूंकि बार बार इनेलो ने हमेशा राज्यसभा चुनाव हारने का जो एक ठीकरा है, अगर कांग्रेस हारती है तो उसका एक ठीकरा हमेशा आप लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा है। ये कहा गया है कि वो इन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो अनुशासन नहीं ला पा रहे हैं पार्टी के अंदर, और हर बार इस हार का ठीकरा उन पर फोड़ा गया है। इस बार तो उनके लिए बहुत साख का सवाल हो गया है। अपूर्वा जी, लोकतंत्र का तकाजा क्या कहता है? जब कोई जीत मिलती है तो नेता की जीत मानी जाती है, और जब कोई हार होती है तो नेता की तो हार मानी जाएगी। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जबकि आज जीत का आंकड़ा बहुत जबरदस्त है, 37 विधायक हैं, और मेरे को लगता नहीं है कि बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी। अब ये अंदर की बात है, क्या पता बीजेपी ने क्या कारस्तानी कर रखी है, कितने विधायकों से सेटिंग कर रखी है, नहीं कर रखी, तोड़ रखे हैं, नहीं तोड़ रखे, तो बीजेपी को मालूम होगा और कल शाम को पता लग जाएगा। सेटिंग आपको लग रहा है कि हुई है ओंकार सिंह जी? देखिए कोशिश तो बहुत हुई होंगी, हुई या नहीं हुई है तो बीजेपी वाले बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कोशिश नहीं करी होगी, कोशिश तो इसने खूब करी होगी बीजेपी। तो फिर कोशिश पे कांग्रेस की तरफ से भी तो हो सकती है ना, कोशिश तो कांग्रेस की तरफ से भी हो सकती है ओंकार सिंह जी, सिर्फ बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस भी तो कर सकती है कोशिश। तो सिर्फ अपने विधायकों को सेव करने के लिए, कांग्रेस आक्रामक मोड में नहीं है, कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है, अपने 37 विधायकों को सेव करने के लिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस के 37 विधायक हैं, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य की 37 वोट ही आनी चाहिए। अगर कहीं 36 भी रहेगी, 35 भी रहेगी, तो भी दोष किस पे आएगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ही आएगा, हमारे पे नहीं आएगा, आप पे नहीं आएगा, राय सिंह गुज्जर जी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये तकाजा है लोकतंत्र का। जो नेता होता है उसी को श्रेय मिलता है, उसी पर कालक पुतती है। अब पिछले 2 राज्यसभा के चुनाव 2016 और 2022, आर.के. आनंद और माकन जी का जो चुनाव है, ये सामने साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं सर्वोच्च नेतृत्व की या तो कमी रही या सांठगांठ रही, दोनों में से एक चीज तो है ना। अगर अब भी 37 वोट में से अगर 36 आती हैं, 35 आती हैं, 30 आती हैं, अगर 30 आई तो बात खत्म हो जाएगी, और अगर 29 आई तो बिल्कुल राज्यसभा का सदस्य है बीजेपी का जीत जाएगा। तो ये बड़ी अजीब बात है, ये सारे का सारा श्रेय और जो कालक पुतनी है वो उन्हीं के ऊपर ही पुतनी, हमारे पे नहीं पुतनी, क्योंकि वो नेता है, उनकी जिम्मेवारी है। अगर राहुल गांधी जी ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी है अपने सदस्यों को अपने साथ लगा के रखें, अपने साथ मिला के रखें, सबको शांत करके रखें, सबको खुश करके रखें। अगर कहीं कमी आती है, कोई बीजेपी के संपर्क में आ गया, देखिए 1-2 विधायक तो मैं कहता नहीं, 1-2 विधायक तो संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन 8 या 9 विधायक तोड़ना बड़ी मुश्किल वाला काम है। हो सकता है बीजेपी कर सकती है, क्योंकि 8-9 क्या है, इन्होंने तो 14 विधायकों की वोट खराब कर दी थी, हुड्डा साहब ने वोट कास्ट ही नहीं करी थी। तो तरीके तो देखिए इनके पास एक से एक है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ये प्रयोग पर प्रयोग करते हैं, जनता पर भी प्रयोग कर रहे हैं और विधायकों पर भी प्रयोग कर रहे हैं। अब किसका प्रयोग कितना सफल होगा ये कल शाम को पता लगेगा, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि इनेलो बीजेपी की बी टीम नहीं है। इनेलो कभी भी
अपना निर्णय किसी और के ऊपर नहीं छोड़ती, ठीक। अपना निर्णय खुद लेती है और जनता की आवाज के अनुसार अपना कार्य करती है। और कल भी हम जो जनता की आवाज होगी, क्योंकि हमने सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, सबसे राय ली गई है, हमने भी राय दी है, उन सब की राय के अनुसार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कल अपने निर्णय को लागू करें। ठीक है गुरमीत सिंह जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर अगर हम ये चीज समझे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो खुद ही 3-3 पावर सेंटर बने हुए हैं, फिर कैसे विधायकों को आप एकजुट रखने के लिए इतने जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं? उनको कैसे डिसिप्लिन में रखा जाएगा? और फिर ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सतीश नांदल उतरे हैं, ये बीजेपी की तरफ से उनको खड़ा किया गया है कांग्रेस के वोट काटने के लिए या फिर सेंधमारी करने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि अब सफल होंगे या असफल होंगे ये तो कल पता लग जाएगा वोटिंग के बाद, और नतीजा इस बात को तय करेगा कि कांग्रेस इस बार सफल हुई है या नहीं हुई है अपने विधायकों को एकजुट रखने में। सतीश नांदल जी का पहले ही देखिए, एक तो तीनों कैंडिडेट्स में सबसे धनवान है वो, ऐसा जो उन्होंने फाइल हुआ है, जो एफिडेविट आजकल इनकम का फाइल होता है। तो और जहां तक सेंधमारी की बात है, वो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के तहत उनको खड़ा किया है किसी न किसी उम्मीद में। वो उनकी कामयाब होती है नहीं, उनके पास नथिंग टू लूज वाली बात है बीजेपी के पास, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से उनकी एक सीट आनी चाहिए, उस पर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। दूसरी, अभी आप कह रही थी कांग्रेस भी कोशिश करे, कांग्रेस को तो सेंधमारी तो करने का कोई चांस ही नहीं, उनका कैंडिडेट ही एक है, उनको तो केवल अपने कैंडिडेट को वोट दिलवाने। बीजेपी ने अब ये 31 विधायकों को बचा के रखना है, 37 है, बचाना तो 37 को ही नहीं, है। मतलब सेंधमारी नहीं करनी है, ये कह रहा था मैं। तो सेंधमारी जो है वो राजनीति में बीजेपी को करनी है। और आपको याद होगा कि चुनाव से पहले, जब विधानसभा चुनाव से पहले काउंटिंग होनी थी, तो उस समय भी एक बयान बड़ा चर्चा में आया था कि अगर कुछ कमी रह गई तो फिर हम देख लेंगे, पूरी कर लेंगे। तो उसकी भी बड़ी चर्चा हुई थी। ऐसे ही अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से दावे कर रहे हैं, अभी जो आपके पैकेज में भी कर रहे थे कि दूसरों को पहली सीट तो 100% है, दूसरी को लेकर भी हम आश्वस्त हैं कि निकलेगी, इंडिपेंडेंट की निकलेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमें सपोर्ट देते हैं इसलिए हम उनको दे रहे हैं ये वो। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो उन्होंने बनाई है, केवल कांग्रेस को कुफरी घुमाने के लिए तो बनाई नहीं है। क्योंकि अगर कैंडिडेट ना होता तो कांग्रेस के विधायकों को कुफरी और चायल भी गए थे शायद, सुना है, या आज कसौली आएंगे, तो वो सब घूमने का मौका नहीं मिलता ना, क्योंकि वोटिंग होती ही नहीं। वो तो उसी दिन नॉमिनेशन जिस दिन लास्ट डेट होता है, जब स्क्रूटनी विड्रॉल का जो लास्ट डेट होता है, उसी दिन घोषणा हो जाती है अगर एक एक उम्मीदवार होता। तो बीजेपी ने उनको ऑन देयर टोज बोलते हैं ना, जैसे कि उनको एक तरह से भगा तो रखा ही है, तो उतनी तो सफलता है। अब वो जब पावर में है तो वो उनको ये सब लाभ है ही। तो और उसकी वजह से कांग्रेस में थोड़ा सा वो है, और क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पहले गए ही हैं, आप जानती हैं, वीरेंद्र सिंह जी ने छोड़ा, मंत्री रहे दिल्ली में, रूरल डेवलपमेंट के, बेटा उनका एमपी रहा, आप दोनों वापस आए हैं। तो ये सब चलता रहता है। वो पार्टी विद डिफरेंस वगैरह की बात कुछ नहीं रह गई, और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वो करती हैं। और जो जैसे अभी आपने कहा, वैसे मैंने तो बयान नहीं सुना कि मौसम खराब वाला, मनोहर लाल जी ने कोई बयान दे दिया। तो अभी आपको मालूम भी है कि कांग्रेस के सारे विधायक वहां हैं भी नहीं, जो कुछ लोगों के बताया कि कोई परिवार में कार्यक्रम है, कुछ और है, 6 तो अभी यहीं तो पे कल जी। हाँ कुछ एक वो भी बताया जा रहा है कोई। तो उस दृष्टि से कल क्या होगा, कितने विधायक, सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहेगी। हो सकता है कुछ विधायक थोड़ा लेट आए, वो भी धुकधुकी बड़ी रहेगी कई बार लास्ट में, क्योंकि पोलिंग का भी एक समय होता है, ऐसा तो है नहीं। तो ये सारा कल का दिन एक हरियाणा में निश्चित ही एक रोचक दिन माना जाएगा राजनीति की दृष्टि से। और दूसरा, मैंने कहा कि अगर वो कुछ वोट भी फालतू लेते हैं, उनका नहीं भी निकलती सीट, तो भी वो अगर 2 वोट 3 वोट भी खराब हो गए या उनके पक्ष में आ गए, या विधायक पहुंचे नहीं किसी कारण से कि तबीयत खराब हो गई, कई बार पेट खराब हो जाता है, चुनाव में बड़ा कुछ होता है आप जानते हैं। तो इस तरह की तमाम संभावनाएं चीजें बहुत होती सारी हैं। चीजों की है। हाँ, तो इसलिए वो कल सारी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन ये निश्चित है कि हरियाणा में 3 उम्मीदवार और सीट 2 है ना, जैसे वो गब्बर सिंह का डायलॉग था कि वो उस तरह की बात है कि गोली कितनी और कितनी। तो वो अब क्योंकि सीट 2 ही है और उम्मीदवार 3 है, और तीसरे जाएंगे तो उम्मीदवार 2 ही। भले निर्दलीय हो, और जाएंगे 2, और तीसरे उम्मीदवार जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे राष्ट्रपति चुनाव में कोई लड़ लेता है ऐसे, वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित उम्मीदवार है। तो उनके पीछे सारी भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी जितनी है, वो कहते हैं चाणक्य नीति और पता नहीं कौन कौन सी नीति आजकल यूज करते हैं, तो वो सब लगी हुई है। तो अब वो देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि खोने के लिए कांग्रेस के पास अधिक है,
भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह से नहीं है, क्योंकि अगर ठीक है। कांग्रेस की सीट इसलिए निकल गई कांग्रेस और 2 कांग्रेस विधायक भी, का जो ये राजनीतिक मैनेजमेंट है ये कितना काम करता है ये कल देखने बस मैं वाली बात यही होगी। कह रहा था कि अगर कांग्रेस की सीट निकल गई और फिर भी 2 वोट कम आए तो भी कांग्रेस के लिए छवि खराब होने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं निकली दूसरी वाली और 2 वोट भी फालतू आए तो भी बीजेपी उसमें फिर अपनी पीठ ठोकेगी। बिल्कुल। राय सिंह गुर्जर साहब, ये जो राजनीतिक मैनेजमेंट कांग्रेस कर रही है अपने विधायकों को सेफ रखने के लिए, चूंकि अभी जैसा गुरमीत जी भी कह रहे थे कि खोने के लिए बहुत कुछ है कांग्रेस के पास, साख की लड़ाई है खासतौर पर हुड्डा साहब के लिए, कितना मजबूत इस बार राजनीतिक मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है कांग्रेस का, या कितनी मजबूती के साथ इस बार आप लोगों ने अपने विधायकों को सेफ कर रखा है, पिछले 2 चुनावों से कितनी सीख मिली है? अपूर्वा जी, देखिए, राजनीतिक समीकरण जो प्रदेश की राजनीति में रहे, मैं उससे किसी भी प्रकार से विभिन्न विचार नहीं रख सकता। तमाम अटकलें, तमाम कल्पनाएं और तमाम का जो उदाहरण है वो आपके सामने भी, हमारे सामने। जिस प्रकार कांग्रेस का राज्यसभा का उम्मीदवार आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने प्रदेश के लिए दिया है, ये सीधा संदेश है, साफ सुथरा संदेश है कि हम गरीब के लिए हैं, समाज के, ओबीसी समाज के लिए हैं, विभिन्न वंचित वर्ग के लिए हैं जो राजनीति में पीछे रह चुके हैं। ऐसा उम्मीदवार हमारा है और हमारी पार्टी की नीतिगत फैसला जो हुआ है कि हम सब मिलकर इस उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे सम्मानित विधायकों के ऊपर है और हमारे विधायक सदन में लड़ रहे हैं, प्रदेश में जनता के हितों की रक्षा के लिए बीजेपी से लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता सम्मेलनों में, धरनों में, प्रदर्शनों में लड़ते हैं। तो ये सामूहिक एक उत्तरदायित्व है जो आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज सब समझते हैं कि दुनिया में जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तमाम प्रकार की डील 2 लोगों के लिए कर दिया, अडानी अंबानी को बचाने के लिए, देश को बेचने का जो काम किया जा रहा है, ये यहां से फैसला होगा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, सम्मानित विधायक जानते हैं कि हमें ठीक है गुर्जर साहब, अब आपका ये राजनीतिक मैनेजमेंट कितना मजबूत है, उसकी मजबूती कितनी है, ये तो कल हम देखेंगे जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। शंकर साहब, आपसे क्लोजिंग कमेंट मैं लेना चाहूंगी इस पूरे विषय को लेकर। कल एक तरह से परीक्षा बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक मैंडेट बीजेपी के पास भी है। बीजेपी का जो राजनीतिक मैनेजमेंट है वो कितना मजबूत है? इनकी अपनी पार्टी की नेता जो भ्रष्टाचार के जो आरोप जिसने लगाए हैं टिकट बेचने के, तो ऐसी कांग्रेस जो बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रही है, ऐसी पार्टी जो बार बार गोल पोस्ट अपना चेंज कर रही है, कभी कुफरी, कभी चैल और कभी अभी कसौली, गफलत में कहीं कांग्रेस ठीक है राय सिंह साहब, क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ मैं, सर रुक जाइए। ठीक है जी, चलिए ठीक है शंकर साहब। ओंकार सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट सर मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पूरे विषय को लेकर। अपूर्वा जी, देखिए, गणित जनता भी देख रही है और हम और आप और लगभग सभी चैनल वाले पिछले 13 दिन से इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। अंत में यही है कि 37 विधायक कांग्रेस के हैं, अगर 36 भी रहते हैं तो कांग्रेस की साख फिर दांव पर लगेगी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरा मैंडेट दिया था। विधानसभा चुनाव में जनता को भी उम्मीद थी, हम सब भी देख रहे थे कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत, क्या प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी। अगर कहीं कमी रहेगी तो कांग्रेस में रहेगी, जनता में कोई कमी नहीं रही थी, जनता ने भरपूर मत दिया। और बीजेपी देखिए आप अंत में मात्र पॉइंट के ऊपर जाके सरकार बनागी। ठीक है, बिल्कुल ओंकार सिंह जी, क्योंकि देखिए परीक्षा की घड़ी कल बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, और खास तौर पर नजर इनेलो पर भी रहेगी कि इनेलो इस बार गेम चेंजर साबित होती है, किंग मेकर साबित होती है, या फिर कोई और नए रोल में हमें इनेलो नजर आने वाली है। क्योंकि अगर एक भी वोट कांग्रेस का कम होता है, 37 से अगर 36 भी होता है, तो भी यहाँ पर भरोसे को लेकर जो सवाल है कांग्रेस के लिए वो एक बार फिर से खड़ा हो सकता है। और बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर, यह भी कल देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो कल का जो दिन है वो परीक्षा की घड़ी है दोनों ही पार्टियों के लिए। नतीजे भी कल घोषित कर दिए जाएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन सा प्रत्याशी है जो कल राज्यसभा जाएगा। चूंकि बीजेपी की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं